प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को आज देखें जो है प्रश्नावली 6.2 और जो है एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। इसके पहले वाली प्रश्नावली 6.1 को आपको वीडियो पहले चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहां देख करके समझ सकते हैं। अगले प्रश्नावली के लिए आज हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आखिरी 6.28, ठीक है, जो बना हुआ है x के y के मान ज्ञात करें। इसमें x यहाँ y है, मान बताना है और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD दिखाना है। लेकिन पहला काम तो x y मान निकालें। तो x y मान निकालने के हम लिखते हैं, चूंकि यहाँ देखें ये रेखा है AB और उस पर यहाँ देखें किरण एक पड़ी है, ऐसे लिख सकते हैं कि माने x और प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम 180 अंश। भाई एक देखें यहाँ एक रेखा है और उस पर एक किरण पड़ी है, यहाँ से दोनों का जोड़ 180 होगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म अभिगृहित। आपने एक नियम पढ़ा है, यदि किसी रेखा पर कोई किरण पड़ी हो तो ऐसी दशा में बने हुए आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह रैखिक युग्म अभिगृहित है। तो हम लोगों ने इस तरह लिखा। अब इसको हम सरल करके क्या ले सकते हैं, इसलिए x बराबर 180 अंश में से क्या करें आप 50 अंश हटा देंगे। तो x समान कितना हो गया 150 निकलेगा 130 अंश। पहली बात तो एक आंसर आपका यही हो गया, एक उत्तर तो यही हो गया। फिर बात आती है चलो y भी निकाला जाए। यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण y बराबर कितना हो जाएगा 130 अंश। क्यों होगा, ये दूसरा उत्तर आपका हो गया। लेकिन आप ऐसे लिख देंगे तो हो गया भाई कैसे आ गया, नियम इसका बताइए। क्यों, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। चाहे ऐसा कहिए चाहे कह दीजिए शीर्षाभिमुख कोण युग्म हैं। अब देखिए दोनों जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो विपरीत दिशा में बने हुए कोण शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए समान हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको दिखाना है कि ये भी समांतर CD। तो आगे लिख देंगे चूंकि कोण x बराबर, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हो, इसको समीकरण 2 मान सकते हो। एक में x बराबर 130 अंश दिखाया गया है और 2 में y बराबर 130 अंश से भी आया है। लिख दोगे चूंकि कोण x बराबर कोण y, कहां से लिख देंगे समीकरण 1, 2 से। अब देख लीजिए, परंतु दोनों कोण तो बराबर हैं, लेकिन परंतु फिगर से लग रहा है कि ये दोनों एकांतर कोण हैं, परंतु एकांतर कोण युग्म भी है। माने दो चीजें साथ साथ हैं, दोनों कोण बराबर है, एकांतर कोण भी है। इसलिए तिर्यक के अलावा जो दोनों रेखाएं होंगी AB समांतर CD, ये भी आपको सिद्ध करने में लाना था। नीचे लिख दें इति सिद्धम। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में AB समांतर CD और CD समांतर EF बताया गया है और y अनुपात z, y और z का अनुपात लिखा 3:7 है। तो x का मान ज्ञात करें। अब देखें AB समांतर CD लिखा है और CD समांतर EF लिखा है। इससे संबंधित एक प्रमेय आया था, यदि दो रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये दोनों रेखाएं AB समांतर देखो लिखा है CD के और CD समांतर EF के। तो ये देख रहे हैं कि AB भी CD समांतर है और EF भी CD समांतर है, ये दोनों भी आपस में समांतर हो गई। ठीक है, तो हम लोग ये ध्यान दें यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए कि इसमें यहाँ लिखें इसको हल में, चूंकि AB समांतर CD और CD समांतर EF, यहाँ लिख देंगे ज्ञात है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। CD समांतर EF हो गया। इसलिए इन संबंधों को देखने से लग रहा है हम सीधा AB समांतर AB देख रहे हैं यहाँ से
ए बी समांतर EF लिख सकते हैं, ए बी समांतर EF। एक प्रमेय आपने ऐसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यदि दो रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर हैं तो वे परस्पर समांतर होती हैं, तो उसी बात को ध्यान में रख करके ये आपको बताया जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि इसलिए कोण x बराबर हो जाएगा कोण z के। समीकरण 1 मान लीजिए, किस कारण होगा? लिख देंगे एकांतर कोण है। अब देख लीजिए x वाला z के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के तिर्यक काट रहे थे, एकांतर कोण बराबर होंगे। कहीं हमको सवाल में अगर जरूरत पड़ती है कि क्या x वाला z के बराबर है तो हम बराबर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जैसे x वाला z के बराबर हो गया, अब हमको y और z का अनुपात लिखा गया है। यहाँ पर ऐसे ले देंगे, क्योंकि y अनुपाते z लिखा 3:7, तो हम यहाँ लिखते हैं कि y अनुपाते जो z है 3:7 है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जो y यहाँ दिया गया है इसको कोई अनुपात मान सकते हैं, या y अनुपाते इसको हम z के बदले तो हम x भी लिख सकते हैं, y अनुपाते x लिख सकते हैं, 3:7 लिख दिए। अब यहाँ लिख देंगे कोष्टक में समीकरण 1 से कि भाई x z के बराबर इसलिए हमने बदल दिया। अब हमें लिखते हैं इसको, यहाँ मान लेते हैं, माना कोण y बराबर जो है 3 मान लीजिए अनुपात में किसी चर का गुणा करके माना जा सकता है। अच्छा, उसके बाद कोण x बराबर क्या मान लेना? 7 मान ले रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग फिगर में, चूंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये तिर्यक रेखा एक तरफ के अंतःकोण है, इसलिए जो है इनका जोड़ 180 होगा। चूंकि कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश, कहेंगे क्रमागत अंतःकोण, क्रमागत अंतःकोण है। भाई तिर्यक रेखा के एक तरफ अंतःकोण है, दोनों जोड़ 180 होगा। देखिए y का मान यहाँ भी और x का दोनों को लिख दीजिए। तो y का मान कितना है? x का हमने मान लो 7 के लिख दिया हमने, और y का मान देखो लिखा 3 के लिख दिया, बराबर हो गया 180 अंश, ऐसा लिख दिया हमने। फिर आगे हम लोग सरल करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा? 7 3 हो गया 10 के, बराबर हो गया 180 अंश। फिर सरल करेंगे तो k का मान कितना हो गया? 180 अंश बटा 10, 0 0 कट जाएगा, बचा 18 अंश, k का मान 18 आ गया। फिर आगे हम लिख देंगे, हमें किसका मान पूछा है? x का, इसलिए कोण x कितना हो जाएगा? x मान देख लो, यहाँ सीधा लिखा 7 के, यहाँ लिख देंगे 7 के है ना, तो 7 के, तो 7 गुणे कितना हो गया? 18, तो 18 अंश है, 18 7 126 अंश। ये आपका उत्तर आ गया, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छा सा समझ लें, एक खुद का एक नोट्स बनाएं, तब ये विषय आसानी से समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग, प्रणाली 6.2 का एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। आकृति में यदि AB समांतर CD कामा EF लंब CD, देखिए लंब का चिन्ह बना हुआ है, माने EF जो है CD के साथ समकोण बना रहा है, और कोण GED, G कहाँ देखें? GED, ये पूरा कोण जो है 126 अंश का है, ध्यान देंगे। तो AGE कहाँ है? AGE माने इसको ज्ञात करना है, ये भी आपको बताना है। और क्या है? GEF कहाँ देखें? GEF माने इसको भी आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। और FGE माने आपको इसको भी बताना है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। क्या दिया गया है यह जान लें, और क्या पूछ रहा है उसको भी सोच लें, तो उसके आधार पर चलते हैं, हम हल करते हैं। हल में देखते हैं कि यहाँ पर पूछा है पहले AGE क्या होगा? AGE, ध्यान दे जरा, दो रेखाएं हैं AB समांतर CD, और GE उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए यहाँ वाला पूरा कोण, इधर वाला
इधर वाले पूरे कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो समांतर रेखाओं जब रेखा काटती है तो इसलिए आप ऐसा लिख दें, चूंकि कोण ए जी ई, सीधा लिख लीजिए ए जी ई बराबर हो जाएगा कोण जी ई डी के, जी ई डी। क्यों बराबर हुआ, लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है इसलिए बराबर हो जाए, क्योंकि समांतर पहले बोला है। इसमें इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए जी ई। अब भाई जी डी का मान आपको पहले से 26 लिखा है, 126 अंश लिख दीजिए, ऐसे आंसर कर दीजिए, है ना। आपने देखा इसको कि इस तरह से माना गया है इतना। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं आगे जी ई एफ का। जी ई एफ की बात किया है, चूंकि कोण जी ई डी बराबर लिखते हैं 126 अंश। कैसे कह देंगे, ज्ञात है भाई, ये बताया पूरा कोण 126 अंश का है। अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं, देखो, इसलिए अब इसमें लिखते हैं जो जी ई डी है उसको दो पार्ट करते हैं, कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी बराबर 126 अंश। माने कि इस दो कोणों से मिलकर के पूरा कोण बना था। अब हम लोग इसको कोण जी ई एफ, देखो जी ई एफ तो बताना ही था, और ई एफ ई डी का मान 90 अंश है। हाँ देखिए पूरा एकदम वही है, आप 126 अंश उधर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, कोण जी ई एफ 126 अंश में से क्या करेंगे आप, सीधा 90 अंश घटा दीजिए। 90 अंश घटा देंगे कोण क्या हो जाएगा, जी ई एफ। अब 90 घटाएंगे तो सीधा आ गया ये 36 अंश आ गया। ठीक, अब एक उत्तर तो आपका यही हो गया, ये भी मिल गया आंसर। आपका एक उत्तर यहाँ से मिल गया और एक उत्तर आपका यहाँ मिला ही है, ये देखिए दो मिल गए। अब आ कहा एफ जी, बताइए कितना होगा, एफ जी ई। अब यहाँ देखें यह रेखा है, ए भी एक रेखा है, इस पर जी ई किरण एक पड़ी हुई है, दोनों का जोड़ 180 अंश होगा। ऐसे लिख देंगे, चूंकि कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर लिख देंगे 180 अंश। लेकिन इसके साथ नियम बताना जरूरी है। कौन सा नियम है, रैखिक युग्म अभिगृहित। इसको लिखने से आपको प्रमाणित होगा, हाँ नहीं भाई आपको जानकारी है नियम की, तभी आप इसको इतना लिख पा रहे हैं। अच्छा, अब इसका मान लिख दीजिए, ए जी का मान क्या होगा। अभी हम लोग ए जी का मान निकालें, देखें ए जी 126 अंश आया है, सीधा लिख देंगे हम 126 अंश धन कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश, यहाँ कोण एफ जी ई ऐसा लिखिए। अब उसके बाद क्या करें, 180 अंश में से आप सीधा 126 अंश घटा देंगे, यहाँ हो गया 4 हो गया, इधर हो गया फिर 5, 54 अंश आ गया। ठीक, ये आपका कोण एफ जी ई। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया, एक आंसर ये भी आ गया। तो आप कोई बात बताएं तो उसके साथ उसका नियम भी बताएं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो तभी आपको परीक्षा में भी पूरे अंक मिलेंगे और विषय आप खुद भी अच्छा सा समझेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।